उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। मैं तो जब पढ़ रहा था तब से क्लियर था कि सीए करना है, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, आगे पीछे कुछ देखने का सवाल ही नहीं था। बट आज की जनरेशन के पास कई अपॉर्चुनिटी है, वो रिस्क ले सकते हैं बिकॉज उनके माता पिता ने उनके लिए एक रिटायरमेंट किटी, एक फैसिलिटी खड़ी की है। दूसरा, वो प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल से पैसा उठा पाएंगे। सो जब आप रिस्क लेंगे तो ऑब्वियसली कुछ बन भी पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी, निडरता और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगी भारत को आगे लेके जाने के लिए। सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे एक बहुत पुराने मित्र, जिनको एक बड़े भाई की तरह मानता हूं मैं। नीलेश शाह मैनेजिंग डायरेक्टर है कोटक म्यूचुअल फंड के, लेकिन इससे बहुत बड़े हैं। किसी टाइटल, किसी पर्टिकुलर एएमसी, कई एएमसीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन उन्होंने होल्ड भी की है। और मैंने मित्र इसलिए कहा नीलेश भाई, थैंक यू वेरी मच आने के लिए, कि आपका और मेरा साथ जाता है चर्चगेट स्टेशन में, लोकल पे हम जाए। आपको याद नहीं होगा, आप यस आगे निकल गए, बहुत बड़े हो गए, लेकिन मुझे याद कि हम साथ ट्रेन की जर्नी करते थे। मैं भी तब नया नया आया था मुंबई में, और तब आपसे बहुत कुछ सीखा मैंने उन जर्नीज में, जब भी हम कभी मिलते थे चर्चगेट पे। और बहुत बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि आपने अपनी शेयर हार्डवर्क के साथ इतनी ऊंचाइयां आपने अचीव। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जब मैंने इनवाइट किया आप हमेशा आए, और आज भी आप आए, थैंक यू। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप को मैं जब से देख रहा हूँ, अब 30 साल हो गए इस बार, वैसे के वैसे ही दिखते हैं, स्माइल रहती है फेस पे। कितने लोग आपके साथ सेल्फीज खींचते हैं आजकल, मैं देखता हूँ रोज आप मेरी टाइमलाइन पे किसी ना किसी कोई आपसे, और हमेशा वैसे के वैसे रहते हैं। आपको मैंने कभी गुस्से होते नहीं देखा, इसका क्या कारण? विवेक भाई, जो काम करते हैं उसमें मजा आता है, और हमारा काम ऐसा है जिसमें पैसे तो अच्छे मिलते ही हैं, बट अगर अच्छा काम करे तो लोगों की दुआएं भी मिलती हैं। तो कौन सी ऐसी जॉब है दुनिया में जहाँ पैसे भी मिले और दुआएं भी मिले? तो काम करने का मजा है। ये आपने बात टाल दी मेरी। आपकी आप ऐसा क्या खाते हैं, क्या पीते हैं कि कभी गुस्से होते हैं? मैंने आपको देखा, कई लोगों से मैंने बात भी की इस इंटरव्यू के पहले, उन्होंने मुझे कहा कि इस इंसान को कभी एंग्री या रूड या स्ट्रेस्ड कभी देखा ही नहीं। हम स्ट्रेस तो आता रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट एक अब आदत पड़ गई है कि हम समंदर में हो और मुझे नाव को ऊपर नीचे कर रही है, तो नज़र हमेशा लाइट हाउस की लाइट के ऊपर होती है, मोजों पे नहीं रहती। हमें उस मंजिल पे, उस किनारे पे तो पहुंचना है, और वो लाइट हाउस एकदम क्लियर दिखता है। तो गिरती हुई मार्केट में अच्छा लगता है कि लेने का समय है, चढ़ती हुई मार्केट में इसलिए अच्छा लगता है कि निवेशकों के लिए पैसे बना रहे हैं। गुस्सा भी आता है, आता है नहीं? हाँ, 100% आता है। घर पे आता है? नहीं, कई बार आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज मैं बीकेसी एंटर हो रहा था, पौना घंटा लगा मुझे 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो गुस्सा तो आता है, बट फिर यही सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा परेशान और लोग हैं, तो उनकी परेशानी में इजाफा क्यों करें। अपने अर्ली डेज के बारे में कुछ बताइए। आप आज तो बहुत ऊंचाइयों पे है, जैसे मैंने कहा, एमडी है एक बड़े म्यूचुअल फंड के, उससे पहले भी आपने बहुत अहम पोजीशंस, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसके मेंबर भी हैं नीलेश भाई। तो अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आप की जो बातें हैं, आपकी जो सोच है, प्रधानमंत्री खुद सुनते। लेकिन आपके अर्लियर ईयर्स में सबसे बड़ी प्रेरणा कहाँ से आई? किस तरह का आपका जीवन था? क्या सीखा? मैंने सुना आपने अपनी मदर से काफी प्रेरणा ली, माँ से, तो जरा उसके बारे में।
सो विवेक भाई, मेरी स्टोरी एक एवरेज इंडियन की तरह है। हम लोग चौल में रहते थे। बहुत समय पहले कथा करके साईं परांजपे की एक मूवी आई जी थी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जिसमें मूवी है। बम्बई की चाल के बारे में दिखाया गया था। बस बिल्कुल वैसी ही चाल थी। सौ फारूक शेख थे फारूक और शेख और नसरुद्दीन सौ और नसीरुद्दीन शाह, दीप्ति बहुत नवल बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड 100-150 से ज़्यादा फैमिली थे हमारे चौल के अंदर। लोगों के पास पैसे कम थे बट दिल बड़े थे, तो साथ मिलके गुजारा हो जाता था। मेरे पिताजी टेक्सटाइल मिल में काम करते थे और उसी समय बड़ी स्ट्राइक हुई थी, तो स्ट्रेस भी हो गया था। एंड फिर उनके जाने के बाद सारा बोझा मम्मी पे आ गया था। तो मैंने भी सोचा, मैं 4th स्टैंडर्ड में था जब पिताजी गुजर गए, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई छोड़ देते और कुछ काम करने चालू करते, माँ को हाथ बटेगा। मम्मी ने कहा कि नहीं, पढ़ाई तो करनी है। और स्कूल में एक प्रिंसिपल मिल गए जिन्होंने कहा कि बेटा, तू क्लास में अव्वल लाएगा तो तेरी फीस मैं भरूंगा। तो मैं स्कॉलरशिप लेके 10वीं स्टैंडर्ड तक पढ़ा। मम्मी बाहर से लोगों के काम करती थी और हम लोग उसी चौल में एक दूसरे के सहारे जीते गए। मैंने तकरीबन अपने बचपन में माँ को 7 दिन काम करते देखा है और 12-12, 15-15 घंटे काम करते देखा है। तो आज काम करने से कभी डर नहीं लगता। जिसने अपनी माँ को बचपन में इस तरह काम करते देखा है, वो काम से क्या डरेगा। अभी हम लोग हमारी कॉलेज में गए थे, सिडनम कॉलेज में, एंड मैंने वहाँ पे एक किस्सा शेयर किया कि जिस दिन मुझे सिडनम कॉलेज में एडमिशन मिला तो फीस भरने का समय था एंड मेरे पास पैसों की शॉर्टेज हुई थी। एंड मुझे घर पे फ़ोन करना पड़ा था कि कुछ पैसे भिजवाइए बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ माई फीस। कॉलेज में भी एक स्कॉलरशिप मिली पुअर स्टूडेंट एजुकेशन रिलीफ फंड में से। उसके भरोसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, पर तब तक फिर नौकरी चालू कर दी थी। नौकरी करते समय सीए के सिवा कोई और कोर्स करने के पैसे नहीं थे, बट जो सीए थे उन्होंने मुझे स्टाइपेंड से ज़्यादा पैसे दिए कि तू काम कर रहा है तो मैं तुझे ज़्यादा पगार दूंगा। सीए करने गया तो छुट्टी कम मिलती थी एंड मेरा एक दोस्त था जो मुझे हमेशा एग्ज़ाम्स के पहले, मैं जब छुट्टी पे उतरता था, आके कहता था इतना पढ़ना, इतना छोड़ देना। मैंने उसी के भरोसे उतना ही पढ़ पढ़ के एग्ज़ाम पास की और हर बार उससे ज़्यादा मार्क्स लेके पास हुआ। कभी भी मेरे दोस्त धीरेन को ये नहीं लगा कि मैं इसे सिखा रहा हूँ और ये मुझसे ज़्यादा अव्वल नंबर पे आ रहा है। सो लिमिटेड पॉइंट यही है विवेक भाई कि आज मैं जहाँ पे भी हूँ वो लोगों के सहारे पे हूँ। हर मोड़ पे कहीं ना कोई मदद करने आ गया। किसी ने स्कूल की फीस भर दी, किसी ने धैर्य दे दिया कि तुम अकेले नहीं हो, हम भी साथ में हैं। किसी ने कुछ और सपोर्ट दे दिया, किसी ने पढ़ाई में मदद कर दी, किसी ने नौकरी में बढ़ावा दिया। और यही लोगों के सहारे पे हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। एंड आई थिंक यही हमारी भारतीय संस्कृति की खूबी है कि हम लोगों को सहारा दे देते हैं, धक्का नहीं मारते। एंड वो सहारा मिला तो आज यहाँ पे पहुँच पाए। क्या यही कारण है कि आप एक बहुत ही हम्बल इंसान, और ये मैं अपनी आपके मेरी अब जान पहचान 30 साल की है और यहाँ कहीं ऐसे क्रू है हमारा जो 30 साल की उम्र तक का भी नहीं है, तो एक बहुत ही हम्बल किस्म के आप इंसान है। क्या ये इसका कारण ये है कि आपने स्ट्रगल देखा है? विवेक भाई, पुराना कर्जा ही चुका रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एरोगेंस नहीं आया। आया, बहुत बार आया और भगवान ने इतनी जोर से गिराया कि फिर कभी एरोगेंस लाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे आज भी याद है, मैं सीए में फर्स्ट नंबर पे पास हुआ था, गोल्ड मेडलिस्ट। आईसीआईसीआई में जॉब मिली, हवा में चल के गया था। और वहाँ पे मेरे कलीग्स देखे जो मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे और उन्होंने मतलब कभी भी एरोगेंस नहीं दिखाई। तो
पहले दिन ही पता चल गया कि एरोगेंस रख के कोई मतलब नहीं है। आप भले सीए गोल्ड मेडलिस्ट हो, बट यहाँ पे आपसे बहुत आगे के लोग हैं। मेरे एक बॉस है जिन्होंने मुझे एक ही लेटर 20 बार करेक्ट करवाया था। कुछ 8-10 लाइन का लेटर था, उसमें ने 20 बार गलती की, बट उन्होंने वो जो मेहनत कराई, तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आई स्टडीड इन गुजराती मीडियम, कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई तो कर ली, बट बोलने में डर लगता था। जब ICICI में आया, काफ़ी हद तक क्लाइंट्स के साथ अंग्रेजी में बोलना पड़ता था। हमारा एक जॉइंट वेंचर भी बना था JP मॉर्गन के साथ, वहाँ पे तो अंग्रेजी में ही बात करनी थी। बट वो डर तभी गया जब मेरे बॉस ने मुझे एक ही लेटर 20 बार लिखवाया। तो ये सब चीज़ों सिखाती गई कि अभिमान मत करिए। फिर मार्केट में पैसा मैनेज करने के लिए आए, यहाँ पे भी आपको कई बार अभिमान आ जाता है कि यार हम तो मार्केट के गुरु है, हमें सब समझ आता है। फिर मार्केट इतनी जोर से गिराता है कि सब हवा ठीक हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एरोगेंस नहीं किया, बट हर बार जमीन पे बड़ी जोर से पटक गए, इसलिए अब मतलब अब थोड़ी सीख आ गई कि जमीन से जुड़े रहे। जो आज की नई पीढ़ी है, जो भारत को आगे लेके जाएगी, उसके बारे में आपकी क्या राय? क्योंकि आज दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। एक डिबेट हुई कुछ महीने पहले कि कितने घंटे काम करना चाहिए, और उस पर आपने 84 घंटे शायद, जो शायद हमने किया भी है, आपकी मेरी पीढ़ी या हमारे पूर्वजों ने भी। फिर एक जो बड़ी डिबेट का पॉइंट रहता है फायर, कि कितनी जल्दी हम रिटायर हो सके। अभी पैसा एक भी नहीं कमाया, लेकिन डिस्कशन अभी भी चल रही है कि मैं कब रिटायर करूं। इस पर आपकी क्या राय? विवेक भाई, मैंने तो खाली एक दृष्टांत दिया था चार्ली मुंगेर की बुक से कि कोरियंस ने 84 घंटे काम किया, और फिर मेरा अभिप्राय ये था कि लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आई नेवर सेड कि आप 84 घंटे काम करो। आज की जो नई पीढ़ी है वो एक तरीके से बहुत भाग्यवान है। वो हमारे जैसे बैगेज कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रही है। विवेक भाई, हमने तंगी देखी है। राशन की दुकान पे खड़े रहे शक्कर लेने के लिए, केरोसिन लेने के लिए, और नहीं मिले तो निराश होकर वापस आते देखा है। कुछ हद तक इस प्रकार के अनुभव ने हमें थोड़ा संकोच दिया, थोड़ा दबा दिया। हम कई बार अपना व्यू उतनी सक्षमता से, उतनी मजबूती से पेश नहीं कर सकते जितना करना चाहिए। कंटेंट में हम किसी से पीछे नहीं हैं, बट उसकी मार्केटिंग करने में कई बार पीछे पड़ जाते हैं। आज की नई पीढ़ी को वो बैगेज नहीं है, वो डंके की चोट पे बात कर पाएंगे। दैट इज वेरी वेरी गुड। सेकंड, आज की जो पीढ़ी है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। मैं तो आज भी मैनुअल खोल के फ़ोन चलाना सीखता हूँ, और आज की पीढ़ी तो जैसा फ़ोन हाथ में आए चालू कर देते हैं। सो ये जो टेक्नोलॉजी है और निडरता है, वो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तीसरी चीज़ है कि उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। मैं तो जब पढ़ रहा था तब से क्लियर था कि सीए करना है, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, आगे पीछे कुछ देखने का सवाल ही नहीं था। बट आज की जनरेशन के पास कई अपॉर्चुनिटी हैं। वो रिस्क ले सकते हैं बिकॉज उनके माता पिता ने उनके लिए एक रिटायरमेंट किटी, एक फैसिलिटी खड़ी की है। दूसरा, वो प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल से पैसा उठा पाएंगे। सो जब आप रिस्क लेंगे तो ऑब्वियसली कुछ बन भी पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी, निडरता और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये आज की पीढ़ी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी भारत को आगे लेके जाने के लिए। मेहनत करनी चाहिए बिकॉज हमें वही मालूम है। मैं
दिन में 18-18 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम पास करता था, इसलिए 2 महीने पढ़ने के बाद मैं सीए के दोनों ग्रुप दे सकता था। बट हो सकता है कि कोई स्मार्ट काम भी कर सके। 18 घंटे काम करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना स्मार्ट काम भी करना ज़रूरी है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, हार्ड वर्क अलॉन्ग विथ स्मार्टनेस, ability to express yourself, ability to take risk, and mastering the technology, that puts our new age in a much better position. And financial independence, ये तो मेरे हिसाब से नई जनरेशन को हमसे बहुत बेहतर करना चाहिए। हमारी जनरेशन तो इसमें बहुत पीछे रह गई। आई थिंक मेरे पिताजी की जनरेशन के लिए तो फिक्स डिपॉजिट्स, स्मॉल सेविंग्स और प्रोविडेंट फंड के आगे दुनिया ही नहीं थी। हमारी जनरेशन में भी आज बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं, समझते हैं, बट कर नहीं पाते। अभी मैंने कुछ डेटा देखा जो दिल को हिला गया। FY 21 से 23 के बीच में टोटल इंडियन हाउस होल्ड का 7% सेविंग अबव इन्फ्लेशन रिटर्न वाले प्रोडक्ट में गया। म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड डायरेक्ट इक्विटी। 7%, सिर्फ 7%। 93% of the financial savings of household went into either negative return product or marginally positive real return product. Bank deposits, small savings, insurance, pension and currency note. 21 से 23 में मार्केट सरपट भागा था। उस समय में 2 लाख करोड़ डायरेक्ट इक्विटी और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में लगाए, 9 लाख करोड़ करेंसी नोट में लगाए। किसी ने आज तक घर पे रुपये को बढ़ते हुए नहीं देखा है, बट ये बिलीफ कि रुपया घर में रखे तो बढ़ता जाएगा, इसकी कमी नहीं है भारत में। तो हमारी जनरेशन तो बहुत बहुत पीछे है फाइनेंशियल अवेयरनेस के बावजूद डिबेट ये है कि बैंक डिपॉजिट खाली हो रहे हैं और पैसे म्यूचुअल फंड। वो भी एक मिथ है। जबकि 7% है। जैसे मैं तो, आप अगर मुझे पैसा दे, मैं बैंक में डालता हूँ, मैं बाजार में खरीदारी करता हूँ, वो पैसा भी बैंक में जाता है। तो म्यूचुअल फंड के सब्सक्रिप्शन से बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट आ ही नहीं सकते। बैंक डिपॉजिट्स आज कम हो रहे हैं बिकॉज करेंसी नोट्स में लीकेज ज़्यादा है। सरकार का कैश बैलेंस काफ़ी बढ़ गया है, जो पहले बैंकों में रहता था अब RBI में रहता है। ये करेंसी नोट्स, गोल्ड की परचेज और सरकारी बैंक बैलेंस, इन तीन के बीच में पूरा डिपॉजिट का स्लो डाउन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो आप बता रहे थे रिटायरमेंट की बात, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू रिटायर अर्ली, आपको जब देख रहा हूं मुझे लगता नहीं कि आप कभी भी रिटायर हो, मरते दम तक काम करें। पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना तो जितनी जल्दी आप हो सके तो अच्छी बात, लेकिन ये जो फोकस है कि मुझे रिटायर होना है और जल्दी होना है और तभी मैं लाइफ एंजॉय कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, इससे आप सहमत? सो मेरे हिसाब से विवेक भाई, हम जिस जनरेशन में है वहाँ पे वर्क इज वर्शिप। मुझे काम करने में ही पूजा करने का आनंद मिलता है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का अनुभव अलग हो, उनका अभिप्राय अलग हो, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने कहा, वैसे मैं तो मरते तक काम करने वाला हूँ, बट मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। मैं अपनी मर्जी की वजह से काम कर रहा हूँ। कल को मुझे कुछ काम करना पसंद नहीं आया तो मुझे ये डर नहीं रहेगा कि नहीं मुझे तो ये काम करना है, बिकॉज नहीं तो 2 वक्त की रोटी कहाँ से मिलेगी। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूर पाइए ताकि आप वह काम कर सके जो आप एंजॉय करें। एंड जो काम आप कर रहे हैं अगर वो आप एंजॉय करने लगेंगे तो वर्क इज वर्शिप। चलिए, कुछ बातें, आप आए हैं तो मार्केट के बारे में कैसे ना करें आपसे, इन्वेस्टमेंट के बारे में नीलेश भाई, नहीं तो जस्टिस नहीं होगा इस इंटरव्यू का। जो यंग पीढ़ी है अभी, आज जैसे कहते हैं कि पिछले कोविड के बाद से जब रिकवरी आई तो उस दौरान जो ये लाखों
निवेशक आए उन्होंने एक बेरन नहीं देखा है, बाजार को कंटिन्यूसली गिरते नहीं देखा। लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि करेक्शंस धीरे धीरे आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, लेकिन शायद जो ग्रोथ देख रहे हैं हम भारत की, शायद जो एक भारत की जो अपॉर्चुनिटीज़ आगे आने वाली है उनको देख रहे हैं, कमेंटेटर्स की बात सुन रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगले 10 साल तक करेक्शन आएंगी? वो तो इक्विटी में आनी ही आनी है, लेकिन ये जो अभी बुल रन का माहौल है, जो कई लोग बीच बीच में बोलते रहते हैं कि अब ये ख़त्म हो गया, अब ये ख़त्म हो गया, यहाँ बबल है, यहाँ फ्रॉथ है, ये जो ओवरऑल स्टोरी मार्केट की ये चलेगी कुछ साल और? सो विवेक भाई, ओवरऑल स्टोरी तो चलती रहेगी। आज हम तकरीबन $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। पहले हम दुनिया की ग्रोथ ट्रेन के डिब्बे थे, दुनिया चलती थी, हम चलते थे। इंक्रीमेंटल रियल जीडीपी ग्रोथ में 2-3% कंट्रीब्यूशन करते थे। धीरे धीरे हम ये ग्रोथ ट्रेन के इंजन बन गए हैं। 2 इंजन और भी है, चाइना और अमेरिका। बट आज मैं रियल इंक्रीमेंटल जीडीपी ग्रोथ में 5-6-7% कंट्रीब्यूट करने लगा हूं। अब हम चलेंगे तो दुनिया चलेगी। एंड आने वाले समय में अगर भगवान ने चाहा तो ये डबल डिजिट तक पहुंच जाएगा। ये क्यों पॉसिबल हुआ है? एक समय था जब हमारी टैलेंट बाहर जाती थी अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो जब सत्या नाडेला जैसे टैलेंट बाहर चली गई तो वो बाहर जाके माइक्रोसॉफ्ट चलाने लगा। कल का सत्या नाडेला भारत में रह रहा है। कुछ लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं, बट बहुत सारे लोग भारत में रह रहे हैं। ये टैलेंट ही, ये एंटरप्रेन्योर्स ही भारत की ग्रोथ तय करेंगे। दूसरा, टैलेंट को कैपिटल होना बहुत जरूरी है। पहले यही था कि अगर आपके माता पिता के पास पैसे, आपके फैमिली के पास पैसे, तो आप कैपिटल ला पाएंगे। आज आपके पास बिजनेस आइडिया है तो एंजल इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल अवेलेबल कर देते हैं। टैलेंट और कैपिटल दोनों मिल गए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की सरप्लस है, बट एटलीस्ट अवेलेबिलिटी हो गई है शॉर्टेजेस में से। 2014 से 24 के बीच में हमने उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जितना 2013 में खड़ा था। इंटरसिटी ट्रैफिक भले इश्यू हो, हाईवेज तेजी से बढ़ने लगे हैं, पावर अवेलेबल है, पोर्ट में 10 दिन के सामने 3 दिन में टर्न अराउंड कर रहे हैं, एयरपोर्ट बने हैं, टेलीकॉम नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो ये एक त्रिवेणी संगम है हमारी इकोनॉमी के लिए, टैलेंट का, कैपिटल का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम ग्लोबल ग्रोथ ट्रेन के इंजन बने रहेंगे। हम चलेंगे, साथ साथ दुनिया चलेगी। कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी चल जाए बट मार्केट नहीं चले, जैसा चाइना में देखा है। उनकी इकोनॉमी हमसे 6 गुना बड़ी है, बट मार्केट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता। हमारी मार्केट में अगेन एक दूसरा त्रिवेणी संगम है। एक बाजू कॉर्पोरेट नतीजे अच्छे आ रहे हैं। एक समय था प्रॉफिट टू जीडीपी रेशो 1.6% था, आज 5% हो गया है। तो जो नतीजे अच्छे आए तो स्टॉक्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग पावर। एंड उम्मीद है कि आने वाले समय में भी नतीजे अच्छे आते रहेंगे। मार्केट को फंडामेंटल के साथ साथ सेंटिमेंट और लिक्विडिटी दोनों चाहिए। भारत के प्रति लोगों के सेंटिमेंट अच्छे हैं बिकॉज एक इंटरनली लोगों को कॉन्फिडेंस है, और दूसरा बाहर वाले जब हमारी तरफ देखते हैं तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सेल्फ गोल नजर आते हैं। रशिया यूक्रेन में भिड़ गया, चाइना ताइवान की माला जप रहा है, ब्राजील में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, साउथ अफ्रीका में सोशल स्ट्राइफ है, टर्की में करेंसी बड़ी जोर से गिरी। तो घूम फिर के भारत एक ऐसा देश लगता है जहां पे उन्हें निवेश करने का मन होता है।
एंड फाइनली लिक्विडिटी चाहिए, सेंटिमेंट अच्छे हो, बट अगर जेब में पैसे नहीं है तो उसी फंडामेंटल्स की वैल्यूएशन उतनी अच्छी नहीं होगी। अब लोकल मार्केट में तो क्या कहे, एक लगान मूवी दिख रहे हैं, लगान में देखा था कैसे लोकल किसानों की टीम ने मिलकर अंग्रेजों को हरा दिया। हमारी मार्केट में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। पहले हमने वनडे इंटरनेशनल देखा, गोरे आए मार्च अप्रैल मई जून 2020 में बेचने के लिए, कोविड के समय में लगातार बेचते रहे। हमारा रिटेल इन्वेस्टर खड़ा रहा, खरीदता गया खरीदता गया खरीदता गया, फाइनली गोरे बेचते बेचते थक गए, हार मान के चले गए। फिर उन्हें लगा वनडे हारे हैं तो चलो टेस्ट मैच खेलते हैं। तो अक्टूबर 21 से लेकर जून 22 तक उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अगर गोरे 2.5 लाख करोड़ का माल बेचेंगे तो अपनी मार्केट में इतना ही करेक्शन आएगा। बट रिटेल इन्वेस्टर खड़ा रहा, बैटिंग करता रहा, माल लेता गया, फाइनली गोरे टेस्ट मैच हार गए। फिर उन्हें लगा चलो वनडे और टेस्ट मैच आ रहे, T20 खेलते हैं। तो इलेक्शन के नतीजे वाले दिन आ गए T20 खेलने। एक ही दिन में 21,000 करोड़ का माल कैश मार्केट में बेचा, रिटेल इन्वेस्टर ने खरीद लिया। तो यहाँ पे रियल लाइफ लगान मूवी चल रही है, चाहे टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, हमारे रिटेल निवेशक खड़े हैं। तो जिस देश में फंडामेंटल्स अच्छे हो, लिक्विडिटी अच्छी हो और सेंटिमेंट अच्छे हो, तो उस देश का मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। उतार चढ़ाव 100% आते रहेंगे, बट मार्केट तो चलती रहेगी। बहुत अच्छे से समझाया आपने क्रिकेट की एनालॉजी लेकर नीलेश भाई। और एक सवाल जो आज के यंग लोग हैं, आज जो मेहनत हुई है एमफी की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से, एमफी के चेयरमैन आप भी रहे हुए हैं, तो म्यूचुअल फंड सही है का कैंपेन चला, आज मेरे ख्याल से हर यंग बच्ची को एसआईपी क्या है पता है। दिक्कत यहाँ आ जाती है कि कौन सी एसआईपी करें, क्योंकि अब इतनी कैटेगरीज हो गई हैं, म्यूचुअल फंड प्लेयर्स इतने हो गए हैं। हमारे टाइम में हम कहते थे एनएफओ से बच के रहिए, 10 रुपए का मतलब आईपीओ नहीं है। अब आज फिर एक दौर चल रहा है और इतने इतने आए जा रहे हैं, क्योंकि नए म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, स्कीम्स आ रही हैं। तो आपसे एक सिंपल चीज पूछना चाहता हूं, कोई बिगिनर हो बिल्कुल और उसे अपनी जर्नी शुरू करनी, 500,000 रुपए पर मंथ वो डाल सकती है, कैसे शुरू? जैसे आपने कहा है सिंपल है, सिंपल ही रखिए। निफ्टी इंडेक्स में चालू कर दीजिए। निफ्टी इंडेक्स फंड है, उसमें एसआईपी कर दीजिए। उतार चढ़ाव देखिए, अनुभव लीजिए इन्वेस्टमेंट का कि कैसे एसआईपी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। 2 चीज मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा। एक, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आपकी एसआईपी की अमाउंट बढ़नी चाहिए। और दूसरा, जब भी एसआईपी में अग्नि परीक्षा का समय आए, जैसे हमने देखा था मार्च 2020 के कोविड समय में, विवेक भाई मेरी 3 साल की इक्विटी एसआईपी रिटर्न नेगेटिव हो गए थे, 5 साल के रिटर्न सेविंग्स बैंक अकाउंट से कम थे, और 10 साल के एसआईपी रिटर्न आधे से ज्यादा कम हो गए थे। अग्नि परीक्षा का समय था। कोई भी निवेशक निराश हो जाता और सोचता कि मैंने क्या गलती कर दी, 3-3 साल से पैसे दे रहा हूं, ये लोग ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। ऐसे समय में आपको और एसआईपी टॉपअप या लमसम निवेश करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट बॉटम होकर रिवर्स हो जाएगा और जो आपने निवेश किया उस समय वहां पे सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। सो एसआईपी भले इंडेक्स फंड से चालू करें, बट एसआईपी टॉपअप और अग्नि परीक्षा के समय में एसआईपी के साथ टॉपअप या लमसम निवेश, ये 2 चीज भी याद रखिए। एक आखिरी सवाल नीलेश भाई, अगेन इसी से जुड़ा हुआ। कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास जितनी ज्यादा स्कीम्स होंगी उतनी ही मैं बेहतर निवेशक हूं।
और ये बहुत बड़ी गलती कर बैठ। तो हालांकि इसके लिए आप कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं दे सकते क्योंकि सबके अलग अलग हैं, लेकिन आज काफ़ी कैटेगरीज भी है। तो अगर एक आप शुरुआती, तो चलो आपने बता दिया, लेकिन अगले 5 साल के लिए अगर कोई अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है तो ऐसी कौन सी कैटेगरीज है जिससे शुरुआत हो सकती? सो विवेक भाई, अगर दुनिया में बहुत सारी रिसर्च हुई है और ये देखे कि कौन से निवेशक ने सबसे ज़्यादा पैसे बनाए हैं, तो आज तक किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ऐसे निवेशक ने पैसे नहीं बनाए जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कीम हो। इनफैक्ट उस निवेशक ने सबसे ज़्यादा पैसे बनाए जो एक ही स्कीम लेके उसमें बैठा रहा, इधर उधर छलांग नहीं मारी। तो स्टेइंग इन्वेस्टेड इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन कलेक्टिंग मेनी स्कीम्स। मेरे हिसाब से अगर आपके पोर्टफोलियो में बिटवीन 5 to 15 स्कीम्स है, वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ आइडियल। आपको एक लार्ज कैप स्कीम चाहिए, एक लार्ज एंड मिड कैप चाहिए, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक आध थीमेटिक। ये 5-6 स्कीम के अंदर आपका सारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। ये फूलों का गुलदस्ता नहीं है कि जितने अच्छे फूल डाले अच्छा रहेगा। इनफैक्ट वॉरेन बफेट तो स्टॉक के लिए कहते हैं कि स्टॉक्स आर लाइक योर चिल्ड्रन, डोंट प्रोड्यूस मोर देन व्हाट यू कैन मैनेज। यही चीज म्यूचुअल फंड स्कीम में भी लागू होती है। आपको म्यूचुअल फंड स्कीम से छलांग नहीं मारनी है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। एंड मॉनिटरिंग करने के लिए अगर फौज होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बातें तो आपके साथ कभी ख़त्म होती नहीं है नीलेश भाई, लेकिन आज की मुलाकात यही ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सिंपल है पे आने की। थैंक यू।